नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौनाचार मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। पटना स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया है। ब्रजेश ठाकुर के परिजनों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है। ईडी ने ब्रजेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और इस मामले में ईडी अब तक 8 करोड़ 3 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बक्सर कलेक्ट्रेट के सीनियर अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार को निगरानी की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। नियाजीपुर पंचायत के रोजगार सेवक मनोरंजन सिंह, सिद्धेश्वर शर्मा और मिथिलेश कुमार से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। तीनों ने इसकी शिकायत निगरानी से की थी। इस दौरान घूस की पहली किश्त देते हुए सीनियर अकाउंटेंट को पकड़ लिया गया। जिसका सत्यापन कराया गया, सत्यापन से लगाया गया आरोप सही पाया गया। आज 50,000 रुपया रिश्वत लेते धर्मेंद्र कुमार, वरीय लेखा पदाधिकारी, DRDA कार्यालय बक्सर पकड़े गए। कि नई जांच के नाम पे किसी के ट्रांसफ़र के नाम पे ये यहाँ का रवैया बन गया है, जिसके खिलाफ हमने जंग छेड़ा और अपना पटना वरीय पदाधिकारी को ये किया, जिसके खिलाफ ये निगरानी टीम ने छापा मारा, जिसका ये परिणाम आया है। सर पुष्पराज हमारे संवाददाता बक्सर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पुष्पराज, रंगे हाथ पकड़े गए हैं घूस लेते हुए, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंची है, बताइए। इस पूरे मामले की जब जो शिकायत है निगरानी को मिलने के बाद निगरानी की टीम यहाँ पहुंची थी और पहले तो मामले की सत्यता की जांच की गई और सत्यता की जांच के बाद निगरानी की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि इस रात में जो आरोपी हैं उसे लेकर के निगरानी की टीम पटना निकल गई है और इसमें कुछ बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। निगरानी के जो DSP पहुंचे थे, उनका कहना है कि पूरे मामले पर निगरानी आज कोर्ट में पेश करेगी जो आरोपी हैं और फिर पूरे मामले की अनुसंधान वहां से होगी। जी बिल्कुल, चलिए पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पटना सिटी के अगमकुआं में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई। नाराज परिजनों ने आरोपी युवक टुनटुन मांझी की जमकर धुनाई कर दी। गंभीर हालत में उसे PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित बच्ची की PMCH में मेडिकल जांच कराई जा रही है। जानकारी मिली कि एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ है, तो गश्ती दल जो है जाकर FIR हुआ, फर्दबयान हुआ, लाया गया। बिहार में रेप की वारदात बढ़ गई है। बांका के बौंसी में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की घटना सामने आई। दरअसल दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी थी। इसी दौरान बीच पंचायत के आरोपी सुफियान अंसारी और उसके पिता भाग गए और पीड़ित युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। बौंसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तब वही पंचायती हम बैठाए 2 बजे के, और वो सब पंचायती से उठ के भाग गया। हाँ, पंचायती से उठ के वो चला गया। पूरे पंचायत को पूछ सकते हैं। नहीं वो तो बताए ही, लोग यहाँ का बताए जबरदस्त। फिर आपको घर से खबर आया कि बेटी मार दिया, उसका आदमी जाके वहाँ गला चाप के मार दिया। गला दबा है ना? हाँ, गला दब के। तो पहले रेप फिर हत्या, उसके बाद न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि कानून को ताक पर रखकर आखिर पंचायत क्यों लगाई गई। अगर रेप का मामला था तो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। रेप के आरोपी के साथ समझौता करने की पंचायत के जरिए आखिर क्यों कोशिश की गई। कानून से ऊपर पंचायत तो खुद को नहीं समझ रही है। बांका में रेप पीड़ित युवती की हत्या के बाद सवालों के घेरे में पंचायत भी है और जो सवाल उठ रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया। और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता राबड़ी देवी के घर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर कल की है, जहां रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। ये हंगामा और नारेबाजी रामा सिंह के विरोध में हुआ।
उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ बयानबाजी की है। हंगामा देखकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घर के बाहर निकले और नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है, सब लोगों को अपना अधिकार है कि अपनी बात जो है पार्टी के सामने रखें, दावेदारी जो है पेश करें, सब लोगों का अधिकार है। लेकिन पार्टी जो है निर्णय करती है कि भाई किसको टिकट देना नहीं टिकट देना। जो जीतेगा सर्वे चलकर उसके आधार पर सब लोगों को, सभी लोगों का ख्याल रखें। तेज प्रताप यादव आज रांची में पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। पटना से रांची रवाना होने से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य का हाल जानने रांची जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामा सिंह सब आरजेडी के साथ हैं। तेज प्रताप ने लालू की नाराजगी की भी बात को खारिज किया। पिताजी का स्वास्थ्य देखने के लिए जा रहा है, बहुत दिनों से नहीं गया था मैं, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पार्टी की रणनीति के लिए बात होगी सर? पार्टी के लिए रणनीति के लिए लगातार हम और तेजस्वी जी चर्चा करते हैं कि पार्टी में किस तरीके से लोगों को, और चुनाव का माहौल है तो तमाम ऐसी रणनीति है तो होगी पार्टी में। अच्छा, जो कोई रूठे हुए लोग हैं, जैसे रामा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे? सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर, रामा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे तो हमारी बीमार है, चाचा जी बीमार है, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ, तो मतलब दोनों को साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं, अलग कहाँ है? कह रहा था कि लालू जी नाराज थे आपके बयानों को लेके। नहीं, नाराज कहाँ है? ये सब र्यूमर आप लोग के जरिए उड़ता है, परिवार में आप लोग आग लगाने का काम करते हैं, मीडिया के लोग। रघुवंश प्रसाद पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर हमलावर हैं, वहीं आरजेडी को सहयोगी नसीहत दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनके बचाव में भी नहीं आती है। केवल अपने पिताजी, माताजी और पूरे परिवार, पूरे कुनबे के बचाव में आती है। उन भ्रष्टाचारियों के बचाव में आती है जो भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में बिहार में लंबे समय तक कुशासन का दंश दिया है। रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा, उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। रघुवंश बाबू एक बड़े नेता है, बड़े कद के नेता हैं, और किस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया वो वही बता सकते हैं। लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं, हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं, अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो लोग हैं उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हुई है, क्या वार्ता होने वाली, फिर उसके आधार पर वो क्या सोचने वाले हैं। वो तो अभी बीमार हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना ही कर सकता हूँ। बीजेपी नेता और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने भी आरजेडी पर निशाना साधा और कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं है। पार्टी में कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। रामकृपाल यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को आरजेडी छोड़ने की सलाह दी। जनता दल में रघुवंश बाबू का बहुत कंट्रीब्यूशन है और राष्ट्रीय जनता दल के जब बुनियाद डाली जा रही थी तो उसमें एक सदस्य के रूप में थे। और राष्ट्रीय जनता दल जो इतना बड़ा कभी फला फूला, कभी अब तो नहीं है, उसमें रघुवंश बाबू का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। रघुवंश बाबू को रहना उचित नहीं है, मेरा सलाह होगा निर्णय लें और इस हालात में, जिस हालात में उन्हें पहुंचा दिया गया है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है, तो बढ़िया है कि घुटन जो महसूस कर रहे हैं उससे बाहर आ जाएं।
और इन सब के बीच कांग्रेस का कहना है कि रघुवंश प्रसाद सिंह परिपक्व नेता हैं और वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। विचार है वो दृढ़ता से उन्हीं विचारों पर चलने वाले व्यक्ति। मैं भी कल मिला था उनसे और आप लोग जो सवाल मेरे पास उठा रहे हैं तो मैं उनको बोला तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ, मेरे बारे में जिनको नहीं समझ है वो ऐसी बात कर सकते हैं, यही तो कहा उन्होंने। और इन सब के बीच विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हलचल तेज है। एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आरजेडी ने सीपीआई और सीपीआईएम को भी गठबंधन में शामिल कर लिया। सीपीआई और सीपीआईएम की 9 सदस्यीय टीम ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद इस पर मुहर लगी। सीपीआई के सेक्रेटरी राम नरेश पांडे ने कहा कि वाम दल भी अब गठबंधन में शामिल हो गए हैं। हालांकि सीटों को लेकर उन्होंने साफ कुछ नहीं कहा। जगदानंद सिंह से सकारात्मक बात हुई और सीपीआई सीपीएम राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी, यह समझ बन गई। 243 सीट वाम और जनवादी ताकतों का सीट होगा, 243 हमारा सीट है। इस बार वोटों का बिखराव नहीं हो, माइक्रो लेवल पर महागठबंधन कैसे मजबूत हो और महाविजय प्राप्त करे, इसके लिए वामपंथी दलों के नेता सीपीआई सीपीएम के आज आए थे। हमारे माननीय आदरणीय अध्यक्ष प्रदेश के श्री जगदानंद सिंह जी से बात की उन्होंने और बहुत अच्छी बात हुई। चलिए अब समझते हैं कि आखिर महागठबंधन से जुड़ना वाम दलों के लिए उत्साहजनक क्यों है। तो बता दें कि इसके समझने के लिए कुछ विधानसभा परिणामों पर नजर डालना पड़ेगा। 2005 में वाम दलों ने 11 सीटें जीती थी, वहीं 2010 में वाम दलों को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। साथ ही अगर बात 2015 की करें तो वाम दलों को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 1995 में 28 सीटों पर जीत मिली थी और 1995 में वाम दलों का लालू से था गठबंधन और इसका उनको फायदा मिला। कोरोना काल में बिहार में चुनाव में डिजिटल सिस्टम पर जोर रहेगा। इसमें आईटी की भूमिका बड़ी होगी। बीजेपी ने इसके लिए खास तैयारी की है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने पार्टी की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इसके लिए खास तैयारी है। तक हमने अपने 243 विधानसभा में से 231 विधानसभा में आज तक हमने वर्चुअल रूप से युवा जनसंवाद किया है और कल तक मेरा समाप्त भी हो जाएगा 243 विधानसभा का। और सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ नए युवा कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से को अपना आदर्श मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, वैसे युवा भी इस कार्यक्रम में मेरे जुड़ रहे हैं। हर एक मंडल में 25, 20, 25, 30, 35 ऐसे हर मंडल से युवा जुड़ रहे हैं। आईटी के क्षेत्र में आप लोग क्या तय करेंगे? आईटी के क्षेत्र में हमने तय किया है कि हर बूथ डिजिटल यूथ। और मंडलों में मेरे जितने 1099 मंडल है बीजेपी के दृष्टिकोण से, सभी मंडलों में हमने डिजिटल योद्धा बनाया है। चुनावी तैयारी के लिए बीजेपी ने सप्तऋषियों को तैयार किया है। उन सदस्यों को नया टास्क यह दिया गया है कि वह हर दिन 25-25 नए घरों में जाकर बीजेपी की कैंपेनिंग करेंगे। बीजेपी का चुनाव प्रचार और योजनाओं को उन्हें बताएंगे। बीजेपी की तरफ से यह कैंपेनिंग अगले महीने से शुरू की जाएगी। जनता पार्टी डोर टू डोर कैंपेन में पहले से ही माहिर रही है। हम सभी इसी में विश्वास भी रखे हैं और चुनाव चाहे जहां भी हो, हम डोर टू डोर कैंपेन करते रहें। सप्तऋषि में विधानसभा ये बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, फिर उसके बाद वहाँ के पालक जो एक बुजुर्ग कार्यकर्ता होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ के प्रभारी, इन सबको मिलाकर के 7 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सप्तऋषि है। फिर हमारे 21 की कमेटी है। अब ये सारे कमेटी के जो सदस्य हैं सभी के जिम्मे 20-25 परिवार ऐसे होगा और ये जो बूथ के पन्ने होते हैं उस हिसाब से 1-2 पन्ने में जो परिवार आते हैं, ऐसे 20-25 परिवार एक बूथ कमेटी के सदस्य या 2 बूथ कमेटी के सदस्य के जिम्मे होगा। और वो लोग उन परिवारों में जो हमारा पंपलेट आएगा, जो हमारे पर्चे आएंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर कोई वीडियो रिलीज होता है या फिर कभी कोई वर्चुअल संबोधन होता है तो उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे और इस प्रकार से हम डोर टू डोर कैंपेन करने का काम। कोरोना काल में बिहार में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार भी 6 सितंबर को वर्चुअल रैली करेंगे। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि इस बार का चुनाव अपने आप में खास होगा। जी हां,
क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। संकट काल के संक्रमण दौर में अपनी जनता और कार्यकर्ता से पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही बचा था, जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी कंसेप्ट मेंटेन होता था और भी चीज़ें। नीतीश कुमार जी 6 सितंबर से वर्चुअल रैली करके शुरुआत करेंगे एनडीए के कैंपेन की। अब इसमें भी कन्फ्यूजन समाप्त हो गया है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। श्री नड्डा जी ने अपने पटना प्रवास में इस गलतफहमी को भी दूर कर दिया है और हम सब लोग अब चुनावी मोड में। विधानसभा चुनाव में कई पूर्व पुलिस अधिकारी चुनावी किस्मत, जी हां, चुनावी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार गुप्ता और डीएसपी से रिटायर्ड जयप्रकाश राय ने आरजेडी से टिकट की मांग की। इनका कहना है कि राजनीति ही लोगों की सेवा का मजबूत माध्यम है। पूर्व अधिकारियों की आरजेडी में एंट्री से पार्टी की उम्मीदें भी बढ़ने लगी है। सामाजिक विकास के त्वरित विकास की कुंजी जो है वो राजनीति के मंच से होकर गुजरती है। तो राजनीति में आने से मुझे अधिक सशक्त रूप में, प्रभावी रूप में, त्वरित रूप में ये समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी वासियों को सिंचाई और बाढ़ से सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में विकास के हर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पानी की किल्लत दूर करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में तालाब पोखर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अगर दोबारा मौका मिला तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। तो सीएम नीतीश की बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात उन्होंने दोहराई। बदलते मौसम को देखते हुए रणनीति बन रही है, ये भी कहा। और इस साल 16 जिलों के 130 प्रखंडों में बाढ़ का असर रहा। बाढ़ पीड़ितों की हर समस्या का समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर चलाए गए। सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। बाढ़ पीड़ित परिवार को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात भी उन्होंने की। इस साल 10.48 लाख बाढ़ पीड़ितों को दिए गए 6,000। बांध की मरम्मत और सिंचाई परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने इस दरमियान जिक्र किया। बांध की मरम्मत और सिंचाई परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। तो शुरू से कहते हैं कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है। तो जो आपदा पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए तो हम लोग सब तरह का काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेचुटस रिलीफ हम लोग देते हैं। और आप जानते हैं ग्रेचुटस रिलीफ जो शुरू किया था हम लोगों ने 2007 में, और 1 क्विंटल अनाज हम लोग दे रहे थे। तो उत्तर बिहार में दरभंगा में एक जगह पहुंचे तो हमको कहने लगा क्विंटलिया बाबा। तो फिर ले जा करके हम उसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। गंगा जल जो वहां पहुंचाएंगे और लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी। कितने लोग आते हैं गया में और बोध गया में बाहर से भी। और ये राजगीर में क्या हुआ है साहब, कितना इंस्टीट्यूशन बन गया। अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका भी सृजन हो गया। चलिए बात करते हैं अयोध्या की, जहां अनंत चतुर्दशी के बाद से अखंड दीप जलेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि इस दीप के लिए जो घी का इस्तेमाल होगा वो पटना के महावीर मंदिर से भेजा जाएगा। महावीर मंदिर ट्रस्ट ने कर्नाटक से गाय का शुद्ध घी मंगवाया है। हम लोगों का सौभाग्य है कि महावीर मंदिर की ओर से ही रामलला जी का भोग लग रहा है। पिछले 2 वर्षों से यहाँ का जो मोकरी चावल है, गोविंद भोग चावल, उसी से रामलला जी का भोग लगता है। और दूसरा सौभाग्य हम लोगों को यह मिला है कि रामलला जी के मंदिर में जो अखंड दीप जलने वाला है उसका भी घी महावीर मंदिर ही सप्लाई करेगा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 15 प्रखंडों की बड़ी आबादी प्रभावित है। बाढ़ का पानी घटने के बाद भी इलाकों में जल जमाव से लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। नाव के सहारे बड़े इलाकों में लोगों की जिंदगी कट रही है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने बूढ़ी गंडक के बाढ़ के पानी का मुशहरी के रजवाड़ा इलाके में जायजा लिया।
मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में पिछले एक माह से आवागमन का मुख्य साधन जो है वो नाव ही रह गया है। अभी हम हैं मुसहरी इलाके में। ये यहाँ बूढ़ी गंडक नदी का जो पानी है इलाके में अब भी फैला हुआ है और लोगों के आवागमन के लिए अब भी जो छोटी छोटी नावें हैं जिसे आप नौका कर सकते हैं वो ही सहारा है और सड़क से लेकर बाजार जाने और फिर वापस घर आने के लिए नाव ही सहारा है। इस कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी ज़रूरी है, लेकिन छोटी नैया में जब 4-5 लोग अधिक सवार होते हैं तो ये संक्रमण फैलता भी है और इस इलाके में कोरोना संक्रमित कई मरीज मिले भी हैं। ऐसे में लोगों की जो चुनौती है वो दोहरी हो जाती है। एक तरफ बाढ़ के पानी से घिरा हुआ इलाका तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण होने का डर। ऐसे में अब भी मुजफ्फरपुर के 15 ब्लॉक में तकरीबन 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और कई इलाकों में अब भी नाव ही लोगों के आवागमन का सहारा बना हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।